बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। कल कांग्रेस का भी एक बड़ा बैठक दिल्ली में हुआ और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, क्योंकि बैसाखी के दम पे कांग्रेस चल रही है, ये हमको और आपको भी पता है। और ये कल क्लियर हो गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस आरजेडी के साथ ही महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अब आप कह रहे होंगे तो ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही हाल था। कांग्रेस साल 2020 में भी महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। इसमें एक बात यह है कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार जब से बिहार में अपनी यात्रा लेके निकल पड़े हैं, पलायन रोको नौकरी दो, तब से यह कहा जा रहा था कि कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उस पूरे कयासों पे पूर्ण विराम लगा दिया गया और कल आला कमान की तरफ से कहा गया कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी लेकर पूछा गया, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ तो आला कमान ने इस बात से इनकार कर दिया। आला कमान और कांग्रेस बिहार के जो लीडरशिप है उनका कहना हुआ कि सीट शेयरिंग का भी जहां तक सवाल है इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग का जब कोई फैसला होगा तो हम आपसे साझा जरूर करेंगे। अब हम आपको कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड बता देते हैं। कांग्रेस साल 2020 में 70 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन 70 में से तकरीबन 19 सीट पे कांग्रेस जीत दर्ज करा पाई थी और उसके बाद कहा गया था कि कांग्रेस को ऐसा सीट दिया गया जहां कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था। कांग्रेस के लोगों का कहना हुआ हमें जनाधार, जिस सीट पे हम कमजोर थे ऐसा सीट हमको दिया गया। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस को फिर से 70 सीट मिलती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि साल 2015 में कांग्रेस 40 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो क्या कांग्रेस को फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव में 40 सीट दिया जाएगा? और लालू प्रसाद यादव ने जो एक बात कहा कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। और कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के बिहार नेतृत्व से जब आप बात करेंगे तो दबे जुबान से यह भी अंदर खाने बात चलती है कि जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को जो बनाया गया है उसको कांग्रेस चाहती है कि डिप्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के ये जो नेतृत्व हैं इनके अंदर खाने की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल यहां ये उत्पन्न होता है, अगर राजेश राम को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है तो कांग्रेस और आरजेडी को कितना फायदा होगा? एक तरफ मुकेश सहनी भी हैं, मुकेश सहनी का अपना जनाधार है। अगर राजेश राम को अगर आरजेडी उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती है तो फिर मुकेश सहनी को भी आरजेडी उप मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाएगा। अब एक चीज समझिए, बिहार में कांग्रेस का कोई अपना जनाधार नहीं है। भले कन्हैया कुमार सवर्ण वोटर्स को, भूमिहार और अन्य जाति के लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो चुकी है और कांग्रेस का अगर थोड़ा बहुत भी अगर जनाधार, कुछ जनाधार अगर बिहार में है तो वो मुस्लिम वोटर्स के बीच कांग्रेस का जनाधार है। यह बात आरजेडी को भी भरपूर अच्छे तरीके से पता है और इसलिए आरजेडी के लोग इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। अब अभी आप देख लीजिए, इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार में एक अलग राजनीति शुरू हो गई। इफ्तार में कहा गया कि 8 ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल जो आने वाला है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोटर्स को हर राजनीतिक दल लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी चाह रही है कि एमवाय समीकरण के तहत मुसलमान वोटर्स हमारे पास रहे, कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान वोटर हमारे पास रहे। हालांकि मुसलमान को यह तय करना है कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे। आज आपको बता दें कि आज एनडीए का भी एक बड़ा बैठक होने वाला है दिल्ली में। संजय जायसवाल के आवास पे
रात में डिनर का प्रबंध है, यानी रात्रि भोज का प्रबंध किया गया है। वहां पे बिहार के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है और उस पर गहन चिंतन होगी कि कैसे किस तरीके से एनडीए को मजबूत किया जाए बिहार के विधानसभा चुनाव में, और किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए जिससे तेजस्वी यादव को चारों खाने चित्त कर दिया जाए। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि मुस्लिम का वोट एक तरफा नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी और उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 11% वोट मिले थे। वो वोट किस समुदाय के वोट थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो चौतरफा चुनाव है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ जनस्वराज यानी प्रशांत किशोर। आप प्रशांत किशोर को अगर बिहार की राजनीति में इतने हल्के रूप से ले रहे हैं तो आपकी राजनीतिक पकड़ बहुत कमजोर मानी जाएगी, क्योंकि कल परसों जो अभी प्रशांत किशोर जो अन्य जगह पे जनसभा कर रहे हैं, इस जनसभा में हमारे पास जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उस जनसभा में बहुत संख्या में भीड़ आ रही है। अभी जो हाल फिलहाल में जो बिहार के बेगूसराय में जो प्रशांत किशोर का एक जनसभा हुआ, उस जनसभा में अपार जनसैलाब उमड़ा, जिसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा कि क्या प्रशांत किशोर का बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाला है, क्या होगा प्रशांत किशोर का भविष्य, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी 11% वोट पिछली बार विधानसभा के चुनाव में पाए थे। इस बार कितना असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और अभी जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 10% वोट मिले, और वो 10% वोट का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिए। और एक बात और हम आपको आज अंदर खाने की बात बता दे रहे हैं, अगर एनडीए की जीत होती है बिहार में तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी से होगा और जदयू से कोई उप मुख्यमंत्री होगा। कोई में कौन, जो निशांत की राजनीति में आने की जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि निशांत राजनीति में आएंगे और उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। खैर, कन्हैया कुमार को लेके और कांग्रेस का ये जो फैसला है कि हम आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कमेंट में बताइए।